नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के ऊपर रोजाना प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाई जा रही है, आज ये छठी प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो हमने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, जिनको एसएससी एमटीएस 2023 निकालना है। साथ ही साथ जिन भाई बंधुओं का एचसीएम का एग्जाम है तो इसमें ऐसे ही ओरिएंटेड प्रश्न है एग्जाम वाली, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये भी आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ समझते हैं और शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है लाइक बिल्कुल नहीं करते, मैं तो कहना छोड़ दिया हूं। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी बुक के नहीं होते हैं। हमारे पास करीब 8 साल से लेकर अब तक, यानी 23 चल रहा है, आप समझ लीजिए 16, 15 से लेकर अब तक का सभी मैगजीन हर महीने की पढ़ी है। तो जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और जो बार बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन मैं रखता हूं, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी राइट आंसर है। 1906 के जो कोलकाता अधिवेशन है वहां पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। भाई, स्वराज शब्द के प्रयोग किया जाना और स्वराज की मांग किए जाने में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। कोलकाता अधिवेशन 1906 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आपको किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम लगाया था। तो ये सब बात हो गए। अब इसके अलावा अन्य ऑप्शन को देखते हैं। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता JL नेहरू जी ने किया था और इसमें स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज की मांग और स्वराज के प्रयोग आप समझ गए। सबसे पहले प्रयोग किया स्वराज शब्द का जो है 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1929 में स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। इसके अलावा 1907 में कांग्रेस की अधिवेशन होती है। इसमें जो है गरम दल और नरम दल में जो है फूट पड़ जाती है और कांग्रेस में जो है विभाजन हो जाती है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष साहब कर रहे थे। इसके अलावा 1914 के जो बेलगांव अधिवेशन होती है, इसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया जाता है, जो एकमात्र अधिवेशन है जो गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा होता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है W.C. बनर्जी है। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो ये था आपका दोस्तों कांग्रेस के सभी ऑपरेशन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। देखिए, ये क्वेश्चन CHSL 15 में पूछा गया है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है एक प्रतिष्ठित आयोग है। खास करके जैसे आप जानते हैं कि लेडीज कल्याण के लिए सरकार कई स्कीम निकालते हैं, तो ये जो है आयोग है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो स्थापना हुआ था, ये आपका 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपका रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन आप देख रहे हैं, जैसे 12 जुलाई 1982, ये आपका नाबार्ड जो है, इसके आपका जो है स्थापना डेट है। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे भैया? तो मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? तो KG साजी हैं। ये राजू चिंताला का स्थान लिए हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था वो शिवरामन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। इसके अलावा 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हुआ है भाई। नीति आयोग किसका जगह लिया है भाई? तो योजना आयोग का जो है जगह लिया है। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है जी? सुमन बेरी है। CEO कौन है जी? परमेश्वरम है। और अध्यक्ष कौन है जी? तो PM होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ दे तो अरविंद पनगड़िया था। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थी। इसके अलावा 1 जनवरी 1958 जो आप देख रहे हैं, ये आपका DRDO के स्थापना दिवस है। DRDO की मुख्यालय जो है दिल्ली के अंदर है ना। और वर्तमान में समीर बी कामत साहब जो है DRDO में अध्यक्षता कर रहे हैं और ये G सतीश रेड्डी साहब का
चौथा स्थान लिए हैं। ठीक है, पढ़ने की यही स्टाइल है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, बोलीबिल ओरीबीजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बोलीबिल बीरा उत्सव जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है ना। तमिलनाडु के जो कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं ये आपका जैसे थाई पूसम है, इसके बाद पोंगल है, इसका बाद आपका जलीकट्टू है, इसके बाद आपका पोतांदू भी तमिलनाडु का है। तो ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख त्योहारों में से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेलीबिल ओरीबीजा उत्सव। CHSL 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख उत्सव हैं इसमें आपका जात्रा हो जाएगा, गंगा सागर मेला हो जाएगा। गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से होती है और दुर्गा पूजा DP भी होती है। ठीक है, इसके अलावा मेघालय में जो है आपका बांग्ला महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जी, मेघालय के अंदर, है ना। तो बांग्ला महोत्सव याद रखेंगे। इसके अलावा नागालैंड के जो फेमस त्योहार है जी ये आपका हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल को जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, कांग्रेस जो सभा था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, ये जो है इसकी स्थापना जो है ये आपका स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था जी 1936 ईस्वी में। ठीक है, सहजानंद जी के द्वारा किए गए थे 1936 ईस्वी में। लेकिन सहजानंद जी जो है इसके अध्यक्ष बने थे, है ना, ये अध्यक्ष बने थे जी इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका आंसर, ये तो अध्यक्ष हो गए थे। यहाँ पे महासचिव पूछा गया है तो सचिव जो है NG रंगा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। सहजानंद सरस्वती जो है किसान सभा के अध्यक्ष हुए थे प्रथम। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज के संस्थापक है। ऑप्शन 1 नंबर राइट आंसर होगा भैया, अभी मत कर लेना। आर्य समाज के संस्थापक है। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में होती है। 1875 में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना भी मुंबई में ही हुआ था जी, है ना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। आपका कौन? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे आर्य समाज से। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है क्या कुछ? तो है ना, जब स्वतंत्रता के बाद देशी रियासत को मिलाया जा रहा था तो ये कार्यभार जो है सरदार वल्लभ भाई को ही सौंपा गया था। सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कहिए तो यही बने थे। इसके अलावा स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार भाई वल्लभ पटेल की जो है खड़ी हुई प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया या एकता नगर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे लंबा प्रतिमा है, 182 मीटर। ठीक है, इसके अलावा कौन सी ग्रंथि ऐसी हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करती है? अगर आप समझ रहे हैं तो जो रक्तचाप आपका बढ़ता घटता है तो रक्तचाप का बढ़ने और घटने का कारण जो है यही जो है नमक को बैलेंस करने वाला हार्मोन है। ठीक है, आप देखे होंगे किसी को रक्तचाप का जो बीमारी रहता है तो उसको नमक का जो है शरबत पिलाया जाता है पानी में नमक घोल के कि कम हो गया है ना। तो इस प्रकार जो बैलेंस करने का काम करता है ये हार्मोन आपका एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। एड्रिनल ग्लैंड को जो दोस्तों लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है, लरो उरो हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है एड्रिनल ग्लैंड को। इसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसके जो मतलब आयोडीन चाहिए इसको सुचारू रूप से काम करने के लिए। अगर ये सुचारू रूप से काम नहीं करता है तो गलगंड घेगा बीमारी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जो आपका अग्नाशय है इससे जो है आपका कई हार्मोन निकलता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये इंसुलिन है। इंसुलिन जो है आपके शरीर में या हमारे शरीर में शर्करा को बैलेंस करता है जी। शर्करा मतलब चीनी, है ना। तो शर्करा या फिर ग्लूकोज कहिए, ग्लूकोज को बैलेंस करता है ना, क्योंकि ग्लूकोज भी शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट का रूप है ना। तो इसके कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। और इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्टा। कहां से निकलती है? अग्नाशय से, ध्यान रखेंगे। और जो लरो उरो हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। ठीक है, देश में बड़े उद्योगों की प्रगति का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? देखिए, सब दिन बताते आए दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, ये CHSL 2015 में एज इट इज क्वेश्चन छपा है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जो भारी उद्योग को प्रगति का उद्देश्य रखा गया और मतलब स्थापित भी किए गए, तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था जी। इसके जो कार्यकाल की बात करेंगे
तो 1956 से ये 1961 तक जो है इसकी ईस्वी रही थी। पीसी महान लोविस के मॉडल पर आधारित था। इसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये 3 फैक्ट्री लगाया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और जो आपका भिलाई है ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। तो ये तीनों फैक्ट्री इसी पंचवर्षीय योजना में लगी है। अब भारी उद्योग का पंचवर्षीय योजना रहा सेकेंड पंचवर्षीय योजना, लेकिन चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये आपका पहले पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव का नाम आपने सुना है, रेल का इंजन बनता है और ये आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो अगर भारी पंचवर्षीय योजना से आप रिलेट कर देंगे और इसको भी इसी में शान देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान अलग से रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि होती है ये आपका 1969 से 1974 होता है और इसी पंचवर्षीय योजना में इंडिया के साथ पाकिस्तान का एक और युद्ध होता है बांग्लादेश के मसला पे। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन से युद्ध हुए थे जीडी में, है ना। तो भारत और बांग्लादेश का 1971 में, इसी के बाद 1972 में एक शिमला समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। एक एक बात ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है। सभी जो है मोती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरी पंचवर्षीय योजना जी, है ना, इसे चक्रवर्ती मॉडल भी कहा जाता है। चक्रवर्ती मॉडल, है ना। इसका जो ईस्वी रहा था 56 से 61 हो जाएगा, तो ये आपका 61 से 66 हो जाएगा जी, है ना। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, 1900 जोड़ लीजिएगा, 1951 से 56 हैराट डोमर पे और कृषि को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना कितने बने इंडिया में, तो टोटल 12 बने। कौन बनाता था, तो योजना आयोग। अब क्या बनते हैं, तो अब नहीं बनते क्योंकि योजना आयोग ही नहीं है। वर्ष 2023 में मनाई गई इंटरनेशनल आर्द्र भूमि दिवस का विषय थीम क्या था। देखिए इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपको एचसीएम में भी देखने को हुबहू क्वेश्चन मिल सकता है। तो 2023 के लिए जो इंटरनेशनल आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, इसका थीम रखा गया था दोस्तों आर्द्र भूमि रेस्टोरेशन। आर्द्र भूमि रेस्टोरेशन जो है इसका थीम रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होता है। अब थोड़ी सी डीप में चलते हैं आर्द्र भूमि का, है ना। आर्द्र भूमि सम्मेलन या जो रामसर साइट आपने नाम सुना होगा, तो रामसर सम्मेलन होती है एक, ये कब होती है आपका 2 फरवरी 1971 को होती है। कहाँ पे होती है जी, ये होता है आपका ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, यहीं पे बैठक होती है ना। तभी से जो है आपका जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाने की बात नहीं कही गई, है ना। ये तो बाद में मनाया जाने लगा, लेकिन रामसर साइट के रूप में चिन्हित हुए जाने लगे चीजों को, ठीक है। भारत में कितने रामसर साइट है, तो भारत में आपका 75 रामसर साइट है। सबसे अधिक रामसर साइट किस देश की है, मतलब रामसर लिस्ट में, तो इंग्लैंड के सबसे अधिक साइट है जो रामसर साइट का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। भारत के अंदर कौन से राज्य की सबसे अधिक रामसर साइट है, तो तमिलनाडु के अंदर 14 रामसर साइट है। दूसरा स्थान यूपी का आता है, 10 रामसर साइट है और टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट है। बिहार का एकमात्र कवर झील जो है, जो आपका बेगूसराय में स्थित है, ये है रामसर साइट। एक ही रामसर साइट है बिहार के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम स्थान कौन है इंडिया में जिसको रामसर साइट में मिला था दर्जा, तो चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है जी, उड़ीसा के अंदर है। किस प्रकार का झील है जी, लगून झील है। किस प्रकार का झील है जी, खारे पानी का झील है। ये सभी बातों को जो है आपको गांठ बांधते हुए चलते जाना है बस, है ना, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इसके अलावा जो आपका आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, जो कल मनाया गया है, हटाइए। आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को जो मनाया जाता है, ये आपको कब से मनाया जा रहा है, तो 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है, ठीक है। और 2023 में जो मनाया गया, इसका जो है थीम रखा गया था, विषय रखा गया था आर्द्र भूमि रेस्टोरेशन, ठीक है। अगला प्रश्न है 14वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन 2026 में कहां होगा। आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न रखे हैं जी, 4 से 5 करेंट अफेयर, बाद बाकी के जो है स्टैटिक्स जी के, राइट। 14वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है ये आपका इटली में होगा, इटली के मिलान शहर में होगा जी, है ना, इटली के मिलान में होगा, है ना। अभी जो 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, ये आपका चाइना के बीजिंग के अंदर हुआ था, है ना। तो ये तो 50 बार जीडी में पूछा गया भाई कि कहाँ हुआ था, है ना, लास्ट दिन भी पूछ दिया गया, बताओ, है ना। तो आगामी जो होगा ये याद रखना आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। तो याद रखिए कहाँ होगा, इटली के अंदर। कौन सा,
14वां। और जो मेन वाला ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन, वो कब होगा जी? वो 2024 में होगा, क्योंकि 21 में करवाया ना गया था, लेकिन था 20 वाला, कोरोना के चलते लेट हुआ था, टोक्यो में हुआ था। तो जो 2024 में होगा ये पेरिस में होगा, ठीक है, पेरिस में होगा, फ्रांस के अंदर, राइट। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष जो है अंग्रेज के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया गया? ये तो आप कॉमन सेंस से मार सकते हैं, सीजीएल 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका 1765 कहा गया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल के जो नवाब थे उनसे दो मुख्य युद्ध होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज कहिए। तो एक तो होता है 1757 में, जिसे पलासी का युद्ध कहा जाता है जी। पलासी का मैदान आपका जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो युद्ध होता है ये किसके किसके बीच होता है, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव है और एक आपका अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और इधर मतलब बंगाल के नवाब की तरफ से सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला थे। तो इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ 1757 में। एक दूसरी युद्ध होती है जी 1764 ईस्वी के अंदर, इसे कहते हैं आप बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं इसे? बक्सर का युद्ध कहते हैं। इसमें 3 सेना और एक तरफ अंग्रेज। 3 सेना में कौन थे? एक अवध के नवाब थे, है ना, इसके अलावा अवध के नवाब, इसके अलावा मुगल थे, है ना, इसके अलावा एक और था बंगाल का नवाब, है ना। तो ये तीनों की सेना की टुकड़ी, और इधर से अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से कौन थे जी? मुनरो, हेक्टर मुनरो, है ना। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? मुनरो। फिर भी जो है अंग्रेज ही जीता था, है ना। तो इसके बाद ही जो है अंग्रेज को बंगाल प्रांत की दीवानी जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान कर दिया 1764 में, राइट। समझ गए? चलते हैं आगे, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक अनुच्छेद 109 का संबंध किससे है? आर्टिकल 109 का संबंध किससे है? आर्टिकल 110 का संबंध किससे? 112 का संबंध किससे है? ये काफी पूछा जाता है। तो 109 का संबंध जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो धन विधेयक होती है ये लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। तो इस बात की जो है व्याख्या किया गया है आपका आर्टिकल 109 में कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है जी? 110, है ना। धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है? 110 के अंदर है। धन विधेयक का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल गलत। धन विधेयक की निर्णय जो लेता है ये आपका स्पीकर लेता है। कौन लेता है? स्पीकर लेता है। अभी स्पीकर कौन है जी? ओम बिरला साहब है। कैमा नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। पहला कौन था? गणेश वासुदेव मावलकर, ध्यान रखना है। पहला उपाध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? अनंत संयम साहब, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये आर्टिकल 112 में वर्णित है, जिसे बजट कहते हैं, राइट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को प्रथम बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, अगर खाली भारतीय लिखा रहेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और ये भारत ही नहीं एशिया के प्रथम नोबेल लॉरिएट था। लेकिन यहाँ पे एक क्लू लगा दिया है कि शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल मिला सबसे पहले ये आपका मदर टेरेसा मैडम को मिला, 1979 में मिला है। लेकिन मदर टेरेसा पूर्णतः इंडियन नहीं है, इसे इंडिया का दर्जा दिया गया था, नागरिकता दिया गया था। ये आपका रहने वाला था अल्बानिया का, रहने वाली थी, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये अल्बानिया के रहने वाली थी। इनको जो है भारत का जो है नागरिकता दिया गया था, है ना। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से इन्होंने जो है अपना लगाव रखा था, और 1979 में जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब नोबेल की शुरुआत कब होती है जी? 1901 में। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। 1968 से छठा क्षेत्र ऐड होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। अब जो है नोबेल की जो है सबसे पहले इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में जीता। उसके बाद सीवी रमन साहब 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, पूर्णतः भारतीय नहीं है, ये भारत के हैं लेकिन रहते विदेश में है। ये आपका 69 में जीता था डीएनए को संश्लेषित करने के लिए। इसके अलावा मदर टेरेसा को 1979 में, फिर चंद्रशेखर साहब को 1983 में, है ना। इसके अलावा 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ, 2019 में मिला है आपको बनर्जी साहब को इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये बात सब ध्यान आपको रखना है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसके विजय के उपलक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? देखिए, यूपी पुलिस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे प्यारा लगा। मैं पहले ही बताया कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन का कलेक्शन है ये सारा मैगजीन से है, और मैगजीन जो है आपके जनरल कॉम्पिटिटिव का रीड है जी। आप पढ़ते रहिए, देखिए आप फर्क मिलेगा, है ना। तो मैंने मैगजीन से छट के ही क्वेश्चन रखना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो आपका यूपी पुलिस में जो पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आपका विजय स्तंभ का निर्माण जो है मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। कई बार तो ये पूछते हैं कि विजय स्तंभ कहाँ है, तो है ना, तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे जी? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है, ये राजस्थान में भाई जितने भी गढ़ वगैरह हैं, क्योंकि महाराज लोग वहीं निवास करते थे और आज भी करते हैं, है ना। तो आपका जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है विजय स्तंभ। कौन बनवाया था? राणा कुंभा। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। इसके अलावा जो आपने गुजरात देख रहा है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मजे की बात है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है कब किए थे? 1601 ईस्वी में किया था जी, है ना। 1601 ईस्वी में जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया। राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। दोनों क्वेश्चन मिल गए। चलते हैं आगे। मार्मोकली किस राज्य की एक आधुनिक कला है? देखिए, मार्मोकली हो, मकरविलक्कू हो, विशु हो, त्रिशूरपुरम हो, मोहिनीअट्टम हो, कथकली हो, ये सभी केरल के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब केरल में लिखते चलिए, देखिए कौन कौन सा है। एक तो सबसे पहले कथकली है जी, ये शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम है जी, है ना, ये भी आपका जो है शास्त्रीय नृत्य है। विशु त्योहार है जी, ये भी केरल का है। त्रिशूरपुरम त्योहार है जी, ये भी केरल का है। मकर बिलक्कू जी है, ये भी केरल का है। मार्मोकली ये भी केरल का है। कृष्णाट्टम ये भी केरल का है। कुटियाट्टम ये भी आपका केरल का है। तो ये सभी केरल के हैं जी, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। केरल सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा साक्षरता। इसके अलावा और जो ऑप्शन देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, केरल का तो बता ही दिए, तेलंगाना का मेद्राम जात्रा त्योहार हो जाएगा, बोनालू उत्सव हो जाएगा, बथुकम्मा उत्सव हो जाएगा, ओडिशा का धनु जात्रा हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो जाएगा, ओडिसी त्योहार हो जाएगा, भित्ति चित्र हो जाएगा, गहिरमाथा कछुआ वरण्य हो जाएगा, नंदन कानन बन्न हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ है क्या उड़ीसा में, है ना, कोणार्क के सूर्य मंदिर हो जाएंगे, ये सभी उड़ीसा में है जी, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम चेमैडियुंग ग्लेशियर से होती है? चेमैडियुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम होती है जी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपका बराक नदी है, मानस नदी है, सुबनसिरी नदी है, लोहित नदी है, और इसी लोहित नदी पे जो है आपका भूपेन हजारिका ढोला सादिया ब्रिज जो है अवस्थित है जी, जो इंडिया का नदी के ऊपर सबसे लंबा ब्रिज है। अच्छा हुआ याद आ गया। एक बच्चे ने कमेंट करके बताया, सुमन कुमारी नाम है शायद इनका, है ना, कि भाई गलत बता रहे हैं, आपकी गांधी सेतु होंगे। तो गांधी सेतु पहले थे, अब नहीं है ना, ध्यान रखिए। इसके अलावा नर्मदा नदी जो है ये आपका जो है अमरकंटक से निकलती है जी। अमरकंटक कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। इसके अलावा गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलता है, तो गंगा नदी बनता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है जी। महाबलेश्वर पर्यटक स्थल है महाराष्ट्र में, यहीं से निकलती है कृष्णा नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? देखिए इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं, और इस बार भी जीडी में पूछा गया था इसके अंदर, और बच्चे गलत करके आए होंगे ज्यादातर। आंसर शीट आने दीजिए, ठीक है। कार निकोबार में, छोटा निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। देखिए इसी में हमको जो उलझा दिया। इतना तो हम जानते ही हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, लेकिन कहां पे है? तो अंडमान निकोबार में जो है ये ग्रेट निकोबार में है या फिर बड़ा निकोबार में है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं जी, इंदिरा कॉल कहते हैं उत्तरी पॉइंट को। जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसे किबुथु कहा जाता है। किबुथु ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है जी हमारा, कि महाद्वीपों को एक साथ जुड़ी हुई अवस्था को क्या कहा जाता है? जो महाद्वीप है, जो अभी महाद्वीप है आपका 7 महाद्वीप, इसके एक साथ जुड़े हुए अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जी पेंजिया, पेंजिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सीपीओ 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा कि जब पेंजिया का पतन हुआ, जब पेंजिया का पतन हुआ तो दो है पूरे विश्व, पूरे महाद्वीप जो है 2 लैंड में बट गए। एक का तो नाम रह गया जी अंगारा लैंड और दूसरा का नाम रह गया गोंडवाना लैंड। तो भारत किस लैंड के भाग है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो भारत जो है दोस्त ये आपका गोंडवाना लैंड का जो है अभिन्न हिस्सा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि हम गोंडवाना लैंड में आते हैं। इसके अलावा आपसे
क्वेश्चन ग्रुप डी ने पूछा था कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है भाई, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, तो ये आपका एमपी के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना एक्सप्रेस भी चलता है एमपी के अंदर, मैंने कटनी में खुद देखा है गाड़ी को खड़ा हुआ। इसके अलावा आर्कीपेलिगो, आर्कीपेलिगो क्या होता है भाई, तो आर्कीपेलिगो जो है ये द्वीपों का जो समूह होता है ना, द्वीपों का समूह, उसे कहा जाता है। ये तो था कि महाद्वीपों का समूह, और ये आर्कीपेलिगो जो है, जो द्वीपों का समूह है ना, उसे आर्कीपेलिगो कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आर्कीपेलिगो जो है आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया जो इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा, इतना द्वीप है इसके अंदर कि इसे द्वीपों का देश कहा जाता है। ठीक है, तो महाद्वीपों का जो समूह था उसे पेंजिया कहा जाता है, जो द्वीपों का समूह होता है उसे आर्कीपेलिगो कहा जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे एक महायान है, विज्ञानवाद है, स्यादवाद है, शून्यवाद है। देखिए जो बौद्ध धर्म से जो संबंधित नहीं है ये है आपका स्यादवाद। स्यादवाद शब्द जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अन्य शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के दो शाखा हुए, महायान और हीनयान। ठीक है, तो ये जो है संबंधित तो है ये है। इसके अलावा विज्ञानवाद और शून्यवाद है ना, ये दोनों भी जो है आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ही टर्म है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो स्यादवाद है इसी प्रकार से एक अनेकांतवाद है, ये जो है आपका जैन धर्म से संबंधित दोनों शब्द हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए महात्मा बुद्ध हुए, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हुए ऋषभ देव हुए, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर जो है भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर जो है आपका प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, और बौद्ध जो है आपको पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, स्टार पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं, क्या जो है आपका पुर्तगाल के हैं। तो इन्होंने जो है ये इंपोर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, किसके क्लब के साथ 2025 तक जो है अनुबंध बनाया है, यानी करार किया है, टाई किया है कि भाई मैं आपके साथ ही खेलूंगा, आपके साथ रहूंगा, मुझे पैसा है ना, पैसा लेते हैं भाई बहुत मोटे रकम में, जितना तो कैलकुलेटर भी ना सपोर्ट ले, है ना। तो ये जो है आपका अल नसार क्लब जो अरब के हैं, यहीं से जो है आपका ये 2025 तक इनके साथ जो है बॉन्ड बनाया है। अब 2025 तक इन्हीं क्लब के लिए खेलेगा आपका कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले किस क्लब के लिए खेलते थे, मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का धुआंधार वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। साथ ही साथ जिनका HCM का एग्जाम है वो भी जो है इस वीडियो को फॉलो करें, और एग्जाम में जो है यहाँ से 100% क्वेश्चन जरूर मिलेगी जैसा अनुमान है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।